गया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो कल हमने काइनेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन किया था। काइनेटिक इक्वेशन में क्या आया था हम लोग का? आया था 1/PV इज इक्वल्स टू 1/3 1/3 into m n1 इंटू URMS का स्क्वायर। URMS का स्क्वायर आया था। ये आपका हुआ काइनेटिक इक्वेशन गैस का। ये आपका काइनेटिक इक्वेशन आया मेरे पास। ये मेरा आया था काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द गैस। और आइडियल गैस इक्वेशन हमारा क्या था? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। एनआरटी ये आया था, ये हुआ मेरा आइडियल गैस इक्वेशन। ये हो गया आइडियल गैस का इक्वेशन। अब दोनों को रिलेट अगर करें, दोनों को रिलेट करें तो क्या हो जाएगा? और वी कैन से दैट 1/3 m n1 u स्क्वायर RMS, u RMS का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल्स टू nRT। अच्छा, यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या क्या है टर्म्स, उसमें ध्यान देना है, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं करना है। यहां पे आपका m, स्मॉल m जो है, दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, ठीक है? और ये n1 यहां पे क्या है? ये n1 था आपका नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, ठीक है? और इस n में भी कंफ्यूज नहीं करना है। ये n क्या है? ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो तीनों अलग अलग टर्म्स है, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि तीनों क्या चीज है। इसीलिए हम इसको n1 यहाँ पे लिखे हैं। बुक में यहाँ पे MNU स्क्वायर RMS ही लिखा रहता है, ठीक है? या फिर आपके जो मॉड्यूल है उसमें लिखा होगा, लेकिन ये n1 हम इसलिए लिखे क्योंकि n और n1 में कंफ्यूज मत करना। nRT में n आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, और n1 आपका क्या था? n1 आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस था, ठीक है? तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे कि हाँ दोनों किसी तरह से सेम है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को 1 मोल मान लें, ठीक है? फॉर, एक सेकेंड रुकिए ना। अच्छा कॉपी करोगे? लिखो, लो कॉपी कर लो जल्दी से, जल्दी से बोलना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो एक मिनट देखो। ओके। हो गया। विषय जुड़ा है, विषय जुड़ा। सब दही चूड़ा खा रहा है ठीक है, चलो हो गया। आगे। हाँ हो गया, चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को 1 मोल मान ले, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज कितना हो जाएगा बता? 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है गैस का? 6.022 into 10 हाँ, to the power। Na, एवोगैड्रो नंबर, Na ठीक है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है? तब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? तब हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे था 1/3
m हो गया आपका एक मॉलिक्यूल का मास, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब हो जाएगा Na, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा Na, और URMS का स्क्वायर, ये हो गया आपका काइनेटिक इक्वेशन वाला। और आइडियल गैस इक्वेशन में nRT, n का वैल्यू हम लोग 1 मान लिए हैं, तो यहां पे हो जाएगा डायरेक्टली R इंटू टी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, किसी कोई डाउट है? नहीं? अच्छा, अब इसमें देखो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ये क्या आता है आप लोग को बताओ तो थोड़ा सा। एक मॉलिक्यूल के मास को अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा गैस का। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 1/3, ठीक है। कैपिटल एम आपका क्या है, ये हो गया मोलर मास ऑफ द गैस इनटू यू स्क्वायर RMS इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, तो यहां से हम लोग URMS को निकाल सकते हैं। तो URMS आपका लिख सकते हैं, URMS स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा RT 3RT बाई M। ठीक है, तो यहां से अगर सिर्फ URMS के बारे में बात करें तो फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3RT बाई M। ये हो जाएगा √3RT बाई M, वेयर M इज द मोलर मास ऑफ गैस। yes, where M is the molar mass of the gas, where M is the molar mass of gas। किसी कोई डाउट है यहां तक, पूछ सकते हो, उसको कॉपी कर लो सब जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। सर मोलर मास इज इक्वल टू होता है ना गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास। क्या मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, फिर से बोलो। गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या मोलर मास होता है? इंटून हो जाएगा रे। यस सर। हाँ, मोलर सर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास होता है। हाँ अगर नंबर ऑफ उनको नंबर ऑफ, हाँ तो मोलर मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हम थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ तो हम एवोगैड्रो नंबर आपका नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अरे ऐसे ऐसे सोचो ना, ऐसे ऐसे जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे इसको देखो, अब समझो इसको, है ना। अच्छा, इतना ये कॉपी कर लिया ना, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो अब इसको समझ लो तुम, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो O2 गैस है, ठीक है, O2 गैस है। O2 का आपका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? स्लाइड नीचे कीजिए ना। स्लाइड नीचे करें, पीछे, ठीक है। बिना बाइक ऑफ करो रे। ओके, हो हाँ गया। तो हो गया ना, चलो ठीक है। यस सर। ओके ओके, चलो अब देखो इसमें, हाँ क्या पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? रुकनुद्दीन पूछ रहा था। देखो तुम्हारा कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चा, बता, अपने से बता। रुकनुद्दीन, आरजे आंसर दो, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 32 है ना। 32 होगा, 32 के साथ यूनिट नहीं बोलेगा क्या जी? अच्छा, AMU या फिर जी ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है। अच्छा AMU सर, AMU यू लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो 32 इंटू 1/Na ग्राम बोल सकते हैं। आपको पता है ना 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है, बोल सकते हैं। हाँ यस सर। अच्छा, यस सर। अब अगर हम बात करें, अब हम बोले कि ये हुआ एक O2 मॉलिक्यूल का मास, हम बोले अगर NaO2 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा तो कितना हो जाएगा बताओ?
तब इनटू हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा। हाँ तो इनटू हो जाएगा, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 1/na मल्टीप्लाइड बाई na हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो क्लियर सर। है? क्लियर है ना? ग्राम हो यस जाएगा, सर। na कैंसिल होकर के क्या आया? 32 ग्राम आया। आया ना? तो अब यस देखो सर। यहीं पे देखो, मैं अगर हम लोग इसी चीज में हम क्या किए, ये आपका क्या था इतना दूर तक, ये आपका मॉलिक्यूलर मास था, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास था। यस सर। इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा मोलर मास निकल गया। यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। क्लियर है ना? अब समझ में आया यस कैसे आया सर। था? क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, मतलब एवोगैड्रो नंबर को अगर हम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है? मोलर मास निकल जाता है। वही पिछले पर्टिकुलर पेज में हम इसी चीज को पुट किए हैं। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था m, सॉरी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल था स्मॉल m, और ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक मोल गैस में। तो एक मोल एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल जाएगा? मोलर मास ऑफ द गैस निकल जाएगा। कोई दिक्कत? इज नो इट सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, हाँ ओके, चलो बढ़िया। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक जो टेंशन था उसको भी दूर कर लेते हैं। ये आखिर काइनेटिक एनर्जी वाला जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में लास्ट पर्टिकुलर यूनिट था उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस याद है आपको? लास्ट पोस्टुलेट क्या था? लास्ट पोस्टुलेट बोलता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा मॉलिक्यूल्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। याद होगा? अगर सबको याद है, क्लियर है ना सबको? बोला जा रहा था, यस सर। हम बोले थे कि काइनेटिक थ्योरी का डेरिवेशन जब हो जाएगा तो ये चीज भी क्लियर करेंगे। तो अब चलो उसी चीज को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, अभी तुरंत आया फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस हम लोग क्या बोले? हम लोग बोले क्या था जी जी, सॉरी, हाँ ये आपका था 1/3 एम, एम स्मॉल एम तो मतलब मोलर मास हो जाएगा। चलो मोलर मास इंटू यू स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल्स टू आर टी। यही आया था एक मोल ऑफ गैस के लिए, यही लिख सकते हैं। किसी कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सबको? ठीक है, यहां पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस छोटा सा इसको चेंज करेंगे 1/3 के साथ। ठीक है, यहां हम 2 ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में भी 2 डाल देते हैं। ठीक है, दोनों जगह 2 डाल देते हैं। उसके बाद इसको लिखे एम यू आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर टी। किसी कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है बच्चा लोग? एवरीवन सबको क्लियर है? RHS में कीजिएगा बाय 2 अरे बाबू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम एक ही साइड किए हैं तो फिर काहे के लिए आरएचएस में करेंगे? हम एक ही साइड में किए, ऊपर और नीचे दोनों साइड 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो आरएचएस में करने का जरूरत है? प्रिंस ठीक है ठीक है। अरे मैं तो ठीक। वो भूल जा रहा है, बताओ 7वां 8वां है। ठीक है, तो इसको क्या लिख बबुआ सकते हो? अच्छा इसको लिख सकते हो 2/3 और हाफ एम यू स्क्वायर आर एम एस। इसको बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, बोल सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? यस सर। दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, क्योंकि 1 मोल हम लोग मान चुके हैं पहले ही, तो ये हो जाएगा 1 मोल गैस का काइनेटिक एनर्जी, और ये बराबर आपका क्या आया? आरटी आया है। कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो फिर यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 RT। किसी कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है एवरीवन? यस सर। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ये काइनेटिक एनर्जी पूरा 1 मोल का निकला है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी कितना का निकला है? 1 मोल का निकला है। तो अगर मान लो हम लोग को निकालना हो काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स ऑफ गैस, तो क्या करेंगे? n से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में। n मोल के लिए अगर निकालते हैं तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 nRT। इज इट क्लियर? हो जाएगा ना? 1 मोल के लिए 3/2 RT, तो n मोल के लिए कितना हो जाएगा? n इंटू n हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा बच्चा? किसी कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है एवरीवन? जा Yes, सब sir. शांत हो गया, सांप सूंघ गया का जी? क्लियर है ना? क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, तो एकदम देखिए क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर है एकदम। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपका, देखो क्या लिखा हुआ, काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल ऑफ गैस इज इक्वल्स टू n इंटू 3/2 RT। ठीक है, ये वाला चीज डेरिवेशन हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नहीं, एकदम क्लियर है, ये वाला पार्ट एकदम क्लियर है। तो फिर आगे बढ़े। यस सर। कोई कॉपी कर रहे हो क्या? यस सर, हो गया। हो गया ना? छापने के समय छापने दीजिए। हाँ, छापो छापो छापो, जल्दी छापो। बढ़िया सर। हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब देखो ये निकला है, ये जो फॉर्मूला निकला, ये निकला काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, अगर मान लो हम बोले एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे? तो अगर एक मोल का है 3/2 RT, तो इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर को, तो हम लोग का निकल जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट वही वाला चीज है, इसी को करते हैं, देखते हैं। ओके, तो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये बराबर कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ, सॉरी 1 मोल ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ये बराबर कितना आया था बच्चा अभी? 3/2 RT आया था। क्लियर है ना? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 इंटू R/Na, क्योंकि एक मोल गैस था तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? Na। करते हैं ना? क्लियर है सबको यहां तक? इंटू T। कोई दिक्कत है? तो सर नहीं? ओके, वेरी गुड। अब देखो इसी में आप लोग को सारा चीज अब पता चल गया। क्या यही चीज जो है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लास्ट पोस्टुलेट था? क्या यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी एवरेज, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी या फिर एक मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। किसी कोई डाउट है बच्चा यहाँ पे? आ गया? क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अच्छा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लो। यहां पे जो ये R/Na आप लोग को दिख रहा है ना, दिस R/Na, इसका नाम है बोल्ट्जमैन बाबा का कांस्टेंट। इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और मेरे ख्याल से इसका वैल्यू खुद से निकाल के तुम लोग नेक्स्ट क्लास में बता सकते हो। हम तो बताते ही हैं, लेकिन क्या तुम लोग खुद से निकाल सकते हो? देखो आर ऐसा यूनिट में अगर निकालना होगा तो आर का ऐसा यूनिट ले लेना और एवोगैड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तुमको निकल जाएगा यूनिट। कोई दिक्कत है? क्लियर है कि निकालें? डिवाइड करेंगे सर। R/Na, आर का वैल्यू क्या होता है ऐसा यूनिट में? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और Na से उसको डिवाइड कर देंगे, होगा ना? क्लियर है? वैल्यू बताइएगा, वैल्यू आर का। आर का वैल्यू भी बताना पड़ेगा फिर से? ऐसा करोगे मेरा जिंदगी खराब कर देगा तुम लोग। ठीक है, 8 पॉइंट। हाँ, अरे आर का वैल्यू क्या होता है? आर का वैल्यू होता है ऐसा यूनिट में होता है 8.31 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, यही होता है ना? ठीक है, और इसको डिवाइड कर दोगे किससे? इसको डिवाइड कर दोगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा आर का वैल्यू आ जाएगा
ठीक है। आप सॉरी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। ये वाला वैल्यू आप लोग को यहां पे देखो, ये आपका R/N है, दिस इज योर R/N, यही वाला चीज दिया हुआ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, यही चीज अभी बताए थे। R/N हो गया आपका, R/N को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसी को K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, K से, तो इसी को बोल सकते हैं 3/2 KT। तो यहां से यहां पे हम लोग इसी को कर देते हैं इज इक्वल्स टू 3/2 KT, ठीक है, जहां पे K आपका क्या है, K इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या फिर R/N इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो पूछ सकते हो, कोई डाउट? 1.38 into 10 to the power minus 23 आया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है ना। और देखो एक यूनिट अर्ग में यूनिट हम दिए हुए हैं, अर्ग में यहाँ पे यूनिट आपके ये वाला देखो दिया हुआ है, सॉरी जूल में आपका एक यूनिट दिया हुआ है 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर, अच्छा ये डिग्री, फिर यार सब जगह ये डिग्री का है, केल्विन, जूल पर केल्विन, कोई दिक्कत? ठीक है, डिग्री नहीं होगा, केल्विन होगा। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ पे? वेरी गुड, वाह लड़का कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ है। उज्जवल जी ऐसा कीजिएगा, हाँ ठीक है ठीक है। तो आया 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर केल्विन। किसी को कोई डाउट है इसमें बच्चा? मेरे ख्याल से 1.380604 कैलकुलेटर लेके बैठल है। 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर केल्विन। किसी को कोई डाउट है बच्चा यहां तक काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस तक में? नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, बोलो। अगर नहीं है तो ना बोलो, नहीं डाउट है सर तो आगे बढ़ेंगे। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप एवरीवन, सबका आना चाहिए। हमारे भारत देश की लड़कियों, तुम लोग का क्या हाल है? तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रही है। बढ़े आगे? यस सर। यस सर, जियो। सबका हो गया? ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, नेक्स्ट आपका मेरे ख्याल से जब काइनेटिक एनर्जी सब चीज समझ ही गए हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ईच एंड एवरीथिंग यू हैव गॉट इट, देन व्हाट शुड वी से? तो नेक्स्ट आ जाते हैं ये वाला ग्राफ पे। ये वाला ग्राफ बेसिकली हम लोग URMS के बारे में बात कर लिए। ये क्या है? हाँ बताते हैं। देखो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन जो थे, दो साइंटिस्ट मिल करके स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पे ग्राफ बना रहे थे, और वो फाइंड करने का कोशिश कर रहे थे कि जो ये स्पीड है, डिफरेंट स्पीड्स जो है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। चाहे वो आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो, चाहे वो आपका एवरेज स्पीड हो, या फिर आपका URMS हो, ये किस तरह से डिपेंड करता है। तो उन्होंने देखा कि ये जो तीनों का तीनों स्पीड्स है, जो तीनों स्पीड्स है, ये तीनों के तीनों स्पीड डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं √T के, मतलब टेम्परेचर बना, क्योंकि ये पैराबोलिक ग्राफ है, आप लोग को पता होगा पैराबोलिक ग्राफ है तो ये स्क्वायर फंक्शन के जैसा होगा, तो इसीलिए रूट के टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो चाहे, अच्छा अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, पहले इसके बारे में जान लो। एक नया टर्म आया यहाँ पे, तो व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये क्या होता है, या फिर वेलोसिटी। वेलोसिटी जनरली हम लोग नहीं बोलते, लेकिन कहीं कहीं पे लिया रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है? ये होता है द स्पीड possessed by maximum number of molecules. The speed possessed by maximum number of, सॉरी उल्टा हो गया, हाँ ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ग्राफ कैसे बनाएंगे? हम बता रहे सब बता रहे बच्चा, घबराओ मत। देखो इसका इस एक्सिस में है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो इसका मतलब जो पीक पॉइंट होगा ग्राफ का, सबसे पीक पॉइंट, ठीक है, ये पीक पॉइंट आपका बता रहा है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल का ये वाला स्पीड होगा। ठीक है, तो ये वाला स्पीड आपका हुआ
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसी को बोलते हैं यूएमपी। यूएमपी का मतलब हो गया मोस्ट प्रोबेबल, मतलब कोई भी गैस अगर आप लेते हो, उस गैस में लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस स्पीड को शो कर रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के तहत बताते हैं, जैसे मान लो कि तुम कोई गैस लिए, उसमें 100 मॉलिक्यूल्स थे, उसमें क्या थे, 100 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, एग्जाम्पल के तहत है ना, ऐसा 100 मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, 10⁻23 में होता है। अब 100 में से 80 मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड को शो कर रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, 80 मॉलिक्यूल्स शो कर रहे हैं किसी स्पीड को, कोई एक स्पीड है इसका, सपोज कर लो u, ठीक है, और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो है ये आपका डिफरेंट हाइयर स्पीड को शो कर रहे हैं, जैसे कि ये सब हाइयर स्पीड को शो कर रहा है, लेकिन ये कम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, तो 10 मॉलिक्यूल्स सपोज कर लो ज्यादा स्पीड को शो कर रहा है, हाइयर स्पीड को शो कर रहा है, हाइयर स्पीड को शो कर रहा है, और आपका 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो लोअर स्पीड को, ग्राफ के इस पार्ट में देखो ये सब लोअर स्पीड पे है, तो 10 मॉलिक्यूल सपोज कर लो लोअर स्पीड को शो कर रहा है, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स लोअर स्पीड को शो कर रहा है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड को शो करता है, जैसे यहां पे 80 मॉलिक्यूल्स आपका यू स्पीड को शो कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब किसी भी गैस में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड को शो करता है, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है एवरीवन? एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर दे। देखो यार, अरे जैसे मान लो कि तुम्हारा क्लास है, ठीक है, तुम्हारे क्लास में 20 लोग हैं, अब 20 लोग में क्या किए कि हम एक देखने की कोशिश की, सबको बोले कि दौड़ो, ठीक है, रनिंग कंपटीशन करवाए। रनिंग कंपटीशन में मेरे को पता चला कि तुम लोग में से 15 लड़का जो है, 15 जन जो है, ये कुछ क्या कहते हैं स्पीड से मूव किया, सपोज कर लो 10 मीटर पर सेकंड से मूव किया, ठीक है, और बाकी जो 2 लड़के थे वो 2 लड़के 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे थे, ठीक है, और बाकी 3 लड़के जो थे इनका स्पीड बहुत कम था, ये 2 मीटर पर सेकंड से धीरे मूव कर रहे थे, ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा लड़के जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं उसी को बोले हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब यहां पे 10 मीटर पर सेकंड हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो 15, तो उसी तरह मॉलिक्यूल्स के केस में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड को शो करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड को शो करता है, उसी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब समझ में आया? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? सबका आवाज आना चाहिए, यस सर। ठीक है। इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और ये आपका एक एवरेज स्पीड है, जो हम कल थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया भी दिए थे, एवरेज स्पीड किस तरह से U1 U2 सबका अलग अलग करके, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड को तो मेरे ख्याल से आप लोग इतना बार देख लिए हो कि उसको समझ ही गए हो, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड, इन दोनों को निकालने के लिए हायर मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। हायर मैथमेटिक्स जो आप लोग जाकर के जब इंजीनियरिंग में जाओगे फर्स्ट सेकेंड ईयर में, आप लोग वो सब मैथमेटिक्स पढ़ोगे, जिसमें हम लोग ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेट करके तब उससे हम लोग निकालते हैं कि हाँ ये मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वैल्यू क्या होगा और एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या होगा। लेकिन इस ग्राफ से ये चीज पता चल गया था कि आखिर अगर यूएमपी हो या फिर यू एवरेज हो या फिर यू आरएमएस हो, ये तीनों का तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ओवर टी का। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ओवर टी का, तीनों का तीनों रूट ओवर टी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी अभी ये पीछे वाले स्लाइड में तो आप लोग ये चीज देख भी चुके हो, डेरिवेशन में भी देख लिया है हम लोगों ने, ये प्रीवियस में कहाँ गए, रुको, हाँ यहां पे तो हम लोग खुद भी देख चुके, देखो यू आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है ना? क्लियर है? दिख रहा है ना? यूआरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट टी डिराइव भी हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से इस ग्राफ से समझ में आ गया कि तीनों के तीनों स्पीड्स, चाहे वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो, एवरेज स्पीड हो या फिर आरएमएस स्पीड हो, ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ठीक है।
देखो टेम्परेचर आपका यहाँ पे दिया, ये वाला ग्राफ आपका है T1 टेम्परेचर पे और ये वाला ग्राफ है आपका T2 टेम्परेचर पे, और ऑलरेडी दिया हुआ है कि T2 ग्रेटर देन T1। अब देख रहे हैं हम लोग कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा यूएमपी का वैल्यू अब ज्यादा आ रहा है, यूएमपी का वैल्यू अब ज्यादा आ रहा है। ठीक है, पहले यूएमपी यहां पे था लेकिन टेम्परेचर बढ़ाए तो यूएमपी आपका क्या हो गया, ये वाला हो गया, और ग्राफ थोड़ा ब्रॉडन भी हो गया, ग्राफ थोड़ा ब्रॉड हो गया। ठीक है, ग्राफ थोड़ा ब्रॉड हो गया। अब इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे चाहे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो, एवरेज स्पीड हो, यूआरएमएस स्पीड हो, ये तीनों का वैल्यू आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये इस ग्राफ से पता चला। और एक ग्राफ उन्होंने बनाया, एक और ग्राफ उन्होंने बनाया, आगे बढ़े। इज इट क्लियर, ये चीज क्लियर है ना, रूट ओवर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं एवरीवन, सबका आवाज आना चाहिए बढ़िया से एकदम जोर से। यस सर। ग्राफ कैसे बनाया है, ग्राफ कैसे बनाया है? ग्राफ कैसे बनाया, देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक नाम का एक चीज था जो हम बार बार बोलते आ रहे हैं, जो चीज आप लोग को अभी उसके उतना आप लोग को अभी समझ में आने वाला भी नहीं है, ऊपर से उस तरह का एक्सपेरिमेंट आप लोग करोगे ही नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से ये चीज को बनाया गया है, ये ग्राफ को बनाया गया है। जो चीज अभी आप लोग को अभी बस समझ लेना है कि हाँ इस तरह का ग्राफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को मिला था, जिसको इस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स बोला जाता है, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्पीड का एक ग्राफ बनाया गया। कोई दिक्कत है, क्लियर है एवरीवन? ठीक है, ये चीज आप लोग को, हाँ इसके बारे में मत सोचो इतना कि ये ग्राफ कहां, एक कहीं भी आपको ये चीज आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे बीटेक में, तब जाके समझ में आएगा कि किस तरह से ये ग्राफ बन रहा है, और भी बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आप अभी इतना जान लो कि इस तरह का ग्राफ मिला था, कब, किसके किसके बीच में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में और स्पीड के बीच में। ठीक है, और पता चला कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड या फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट टी का। अब समझ में आया? कोई दिक्कत प्रिंस? नो सर। ठीक है, ये चीज देखो, कुछ कुछ पॉइंट्स है ना, आप लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो नॉर्मल सा बात है, कुछ कुछ चीज वो लोग चाहता है कि आप लोग पहले से जान के आओ, है ना, जो लोग इंजीनियरिंग के। तो अब ये एक्सपेरिमेंट्स आप लोग को अभी नहीं हो सकता है, आप लोग अभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ना तो वैसा डिवाइस है और ना तो वैसा लैब है कहीं पे बना हुआ। वैसा लैब वैसे कोई स्कूल में नहीं होता है। ठीक है, वो इंजीनियरिंग में जाओगे तभी वैसा लैब आप लोग को मिलेगा। ठीक है, जिसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, फिर आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं जिससे हम लोग ये सारा वैल्यूज निकालते हैं, तब ये कर्व को प्लॉट किया गया है। ठीक है, और एक और ग्राफ बनाया गया। अच्छा वैसे एक बात बताओ मेरे को, इसमें सोचने की क्या बात है? ठीक है, ये ग्राफ कैसे आया ये तो भले जो है ना तुम लोग नहीं बता सकते हो, इसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इतना चीज तो तुम लोग जानते हो ना कि टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल प्रेशर गैस का बढ़ता है, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए। इतना तो समझ में आ गया ना? क्या क्लियर है ना? यस क्या सर। सब शांत मत हो जा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। कोई दिक्कत? ओके, और एक ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया था, एक और ग्राफ प्लॉट हुआ था, ये था आपका मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से। उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग गैसेस को लिया। ठीक है, एक लिया क्लोरीन गैस को, एक लिया नाइट्रोजन गैस को। क्लोरीन गैस का आपको पता है, क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2, तो इसका मास हो गया आपका 71U, और नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2, मतलब N2, इसका मास हो गया आपका कितना, इसका मास हो जाएगा 14 into 2 दैट इज 28U। तो नॉर्मल सा बात है, ये चीज हम क्लास में भी बताए थे, याद होगा, कि अगर कोई चीज ज्यादा भारी है तो वो धीरे मूव करेगा, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। जो ज्यादा भारी है वो क्या करेगा, धीरे मूव करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? है? अरे हम ही को ले लो ना, हम ज्यादा भारी है, मेरे साथ अब तुम दौड़ा दिए प्रिंस को, आयुष को। तो फिर सेम कंपेरेबल हो जाएगा। सर आर्यन ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ तो आर्यन मेरे से तेज दौड़ेगा, क्योंकि उसका मास कम है, वो जल्दी जल्दी भागेगा। तो सेम चीज है, यहाँ पे वही चीज है कि आपका जैसे क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस ज्यादा भारी है, तो ज्यादा भारी है तो वो धीरे मूव करेगा। तो देखो ये आपका यूएमपी है क्लोरीन का, सेम टेम्परेचर। अच्छा दोनों ग्राफ किस पे लिया गया, सेम टेम्परेचर 300 केल्विन पे दोनों ग्राफ है। ठीक है, दोनों गैस को 300 केल्विन पे देखा गया। तो यूएमपी का वैल्यू क्लोरीन के लिए कितना आया, क्लोरीन के लिए आ रहा है कम,
और यूएमपी नाइट्रोजन के लिए आ रहा है ज्यादा। और ये भी आपका ग्राफ कैसा मिल रहा है, ये भी आपका ग्राफ एक तरह से पैराबोलिक ग्राफ ही मिला। तो यहां से एक टर्मिनोलॉजी आया कि चाहे यूएमपी हो या फिर यू एवरेज हो या फिर यू आरएमएस हो, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट एम का, जहां पे एम आपका मोलर मास ऑफ द गैस है। ये चीज भी समझ में आ गया, क्लियर है सबको? ये आपका मोलर मास ऑफ गैस हो गया, ठीक है। अब समझ में आया ना ये कैसे आया? नॉर्मल, इसमें ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। इसमें क्या सोचोगे, ये डायरेक्टली है कि जो चीज ज्यादा भारी होगा वो धीरे मूव करेगा और जो कम भारी होगा वो ज्यादा तेज मूव करेगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? यस सर, छापने दीजिएगा। अरे हाँ, पिछला वाला छाप लिए थे, छाप लो। छाप लेते हैं, जस्ट ए मिनट सर। एवरीवन, सबको क्लियर है ना? बच्चा लोग जो लोग ज्वाइन किए वो सबको क्लियर है? किसी कोई डाउट सर। इसमें? यस ना ना ना। यस सर। ओके। हो गया? हो गया? बढ़े आगे? नो सर, एक मिनट। ओके। हो गया सर। ओके बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं। एवरीवन, सबका हो गया? चलो तो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो, यहां से ये तो समझ में आ गया था कि रूट टी और एम का जरूरत है, बस बचा क्या? बचा था एक कांस्टेंट का, ठीक है। तो जो आपको बताए कि जिस तरीके से हायर लेवल के मैथमेटिक्स को यूज करके उन्होंने एक कांस्टेंट को पता किया और साथ में एवरेज वेलोसिटी और आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का भी उन्होंने फॉर्मूला निकाला, ठीक है। देखो, ये फॉर्मूला तो आप लोग यूआरएमएस तो डिराइव कर ली चुके हो, ठीक है, तो इसके बारे में तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके तब एक कांस्टेंट को निकाला गया, पता किया गया। एक्स्ट्रापोलेशन को हायर आप बोल सकते हो कैलकुलस का यूज करके। आपको पता है ना, कोई भी ग्राफ का जो पीक होता है मैक्सिमा, आप उसको निकाल सकते हो, याद है? पढ़े होगे मैथ में। यस सर, फिजिक्स में पर। हाँ, मैथ, अच्छा फिजिक्स में, ठीक है। तो मैक्सिमा जो जो मतलब बायो के स्टूडेंट्स होंगे, आप लोग तो शायद आगे चल के मैथ्स नहीं पढ़ोगे, लेकिन उसी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज को, उसी पर्टिकुलर मैथ को यूज करके ये कांस्टेंट को एक निकाला गया। अब समझ में आया कैसे फॉर्मूला आया? मैथ को हायर थोड़ा लेवल का मैथ्स है। बहुत बच्चा लोग सोच रहा होगा कि सर हम लोग तो पढ़ लिए हैं मैथ में, है ना। तो तुम लोग जो अभी कैलकुलस पढ़ रहे हो, वो कैलकुलस अभी बोल सकते हो बेसिक लेवल पे है, ठीक है। तो थोड़ा और हायर लेवल्स पे जाकर के तब तुम लोग ये सब चीज समझोगे कि किस तरह से ये कांस्टेंट आया। तो इस डोंट वरी अबाउट दैट। आप इन दोनों का फिलहाल के लिए आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है, इन दोनों का कोई डेरिवेशन आप लोग को नहीं जानना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला निकाला कैसे? तो बैक्समैन-बोल्ट्जमैन ने हायर लेवल का मैथमेटिक्स यूज किया और इस दोनों कांस्टेंट्स को निकाला। रूट टी और रूट एम का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो पहले से ही देख लिया था उन्होंने। तो बस उन्होंने क्या किया, यूज किया ग्राफ को, ग्राफ से कैलकुलस को यूज करके, और क्या किया, दोनों का फॉर्मूला निकाला। तो यू एवरेज का वैल्यू आया था रूट अंडर 8r/पाई। ये आपका कांस्टेंट हो गया 8r/पाई। और टी बाय एम के तो आपको पता ही है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये तो ऑलरेडी यूआरएमएस का वैल्यू आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो। और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, इसके लिए कांस्टेंट कितना आया? इसके लिए कांस्टेंट आया था √2r, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग समझ गए,
ये दोनों आप लोग का स्पीड्स भी आप लोग को याद रखना। बेसिकली आप लोग को स्पीड्स तो ठीक है, चलो ये फॉर्मूला तो याद कर लोगे, लेकिन तीनों के बीच का रेशियो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू एवरेज, यू आरएमएस, ये रेशियो आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहां से एक और टर्म हम बोलते हैं, ये तो फॉर्मूला हुआ टी बाय एम के रेस्पेक्ट में। अगर इसी को हम डेंसिटी और प्रेशर वाला फॉर्मूला में लेके जाना चाहें तो कैसे ले जा सकते हैं? तो अब देखो थोड़ा सा यहां यही से समझ जाओगे। हम जानते हैं पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। और यहां पे कैपिटल एम आपका मोलर मास ऑफ द गैस है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल्स माना गया है। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, पीवी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एन को आप क्या लिख सकते हो, एन को लिख सकते हो गिवन मास बाय मोलर मास। कोई दिक्कत है इसमें बच्चा किसी को? ठीक है, इनटू आरटी। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, और पीवी टी एन टू एम इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां से एम बाई वी आ जाएगा इनटू आरटी। ठीक है, अगर एक मोल नहीं भी मानते हैं तो, हम एक मोल नहीं माने हैं, ठीक है, तब हम बता रहे हैं, तब भी बता देते हैं। तो ये आ जाएगा मोलर मास इज इक्वल्स टू, मोलर मास ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू एम बाई वी, क्या हो गया, डेंसिटी, डेंसिटी हो गया, डी आर टी बाई पी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो अब इसी चीज को तीनों फॉर्मूला में डाल के देखो तो डेंसिटी और प्रेशर के टर्म्स में आप लोग का यूनिट आ जाएगा। जैसे यू एवरेज को देखते हैं, और जैसे पहले हम लोग यू एवरेज को देखते हैं, और यू एवरेज इज इक्वल टू कितना था, ये आपका है रूट ओवर 8 आर टी बाई पाई एम, 8 आर टी बाई पाई एम। ठीक है, अब यहां पे क्या करो, मोलर मास के जगह पे डी आर टी बाई पी पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 8 आर टी डिवाइडेड बाई पाई, मोलर मास के जगह क्या हो जाएगा, डी आर टी, और पी आपका डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भेज देते हैं इसको प्रेशर, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, प्रेशर। यहां से आर टी कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया रूट अंडर 8 बाई पाई पी बाई डी। किसी कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है एवरीवन? जा सब सुस्ता आ गया, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा Yes, sir. सिमिलरली आप लोग बताओ तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का क्या होगा, सब जगह यही वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहीं पे कर देते हैं, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर, डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं इसको, तो अब 3p बाई डी लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. RT by M. ठीक है, इसको लिख दिया 3p बाई डी, और इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2p बाई डी। ये भी एक फॉर्मूला आ गया। प्रेशर अगर दिया रहे तो प्रेशर से कैसे निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। किसी कोई डाउट है? किसी कोई डाउट है बच्चा? और ये रेशियो बच्चा आप लोग को याद रखना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप लोग को यूआरएमएस का वैल्यू दे दे और बोले कि यू एवरेज कितना होगा। अब यूआरएमएस दे दिया होगा तो यू एवरेज निकालने के लिए आप लोग अगर रेशियो पता होगा ना, तुरंत निकाल लोगे, नहीं तो फॉर्मूला बैठा के अगर निकालने जाओगे तो फिर आप लोग क्या मल्टीप्लाई करके ये करके बहुत सारा आप लोग को बढ़ जाएगा। तो ये वाला चीज आप लोग को याद रखना है। जैसे अच्छा, ये फॉर्मूला एक बहुत बढ़िया दिया हुआ, ये आप लोग के कहीं एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। यू एवरेज, इसको डिराइव करना और कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। यू एव मतलब एवरेज स्पीड जो होता है, ये आरएमएस स्पीड मल्टीप्लाइड बाय 0.9213 होता है। तो ये भी चीज आप लोग एक फॉर्मूला को याद रख सकते, इसी चीज से आ जाएगा, इसी पर्टिकुलर चीज को यूज करके ये फॉर्मूला निकला है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। किसी कोई डाउट है तो पूछो एक बार। ये पूरा टॉपिक आप लोग का खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, लेकिन पहले उससे पहले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर किसी कोई डाउट नहीं है तो बोलो सर नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। ए बाबा मैसेज किया, फिर कौन किया मैसेज, तो नहीं देखे तो उज्जवल कुमार, नो डाउट। काहे उज्जवल?
थोड़ा माइक ऑन करके बोल दे, अच्छा लगेगा। मैं हो जानता रहा है। हल्ला हो रहा था ना बगल में, इसीलिए नहीं किया। अच्छा ठीक है ठीक है। मेन बात क्या होता है ना कि मैसेज तुम लोग करते हो ना, तो मेरे को बार बार मैसेज को खोलना पड़ता है, खोल के देखना पड़ता है। उससे क्या होता है कि मेरा ही टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा बोल दोगे, तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। एवरीवन, एनी डाउट विथ एनीवन? नो नो सर। नो नो सर। नो नो सर। सर। ओके, वेरी गुड। तो फिर हम लोग अब क्वेश्चंस थोड़ा एक दो देखें इसी चीज का। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। शत्रुजीत आ गया क्या? कैलकुलेट आरएमएस स्पीड ऑफ O2। लिख रहे थे सर। अच्छा लिख रहे थे, लिख रहे। सॉरी सॉरी सॉरी, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, पहले लिख लो जल्दी से। और रॉबिन्स कहाँ है जी? मोटको है सर। आयुष बिने सब दही चूड़ा खा रहा है आज, कल सब ज्वाइन किया हुआ था। सब आज 12 का 9 का। आज पतंग उड़ा रहा है सब, हम समझ गया। सब दही चूड़ा एंजॉय कर रहा है। चलिए, हो गया, आगे बढ़े बच्चा। नोट कर लिए सब? अच्छा ये पूरा नोट कर रहे होगा। हाँ ठीक है नोट कर लो, हम समझ गए। ओके। ये भी करे बगल वाला व्हाइट वाला। देखो यार, नोट्स तो हम वैसे सब सारा का सारा भेज ही दे रहे हैं डेली के लेक्चर का। तो नोट करने का मन है कर लो, ना तो बाद में नोट करके कॉपी में तो लिखना ही पड़ेगा। अच्छा ये तुमको दिया हुआ है एनसीईआरटी में? नहीं, इस तरह से दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है तो नोट तो करना पड़ेगा ना। जिस तरीके से ये वाला एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला में सब लिखा हुआ है, ऐसे करके नहीं दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में डायरेक्ट हम लोग को रेशियो। तो एक बार क्लास में सब बताए। हाँ तो बताए तो थे, तो तुम ही लोग तो बोले कि काइनेटिक थ्योरी वाला एक बार फिर से। तो हम वैसे वैसे देखो, मेरा मन भी था कि जब ऑनलाइन हो रहा है तो क्यों ना सब पूरा गैस लॉस अब एक साथ ही कर दें, इसीलिए हम सब एक बार में कर दिए। ठीक है, सही किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ेगा। आज पूरा छाप ले। आगे बढ़े। नहीं छापने का मन है तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। चलो बढ़िया सा सुंदर सा क्वेश्चन। कैलकुलेट आरएमएस स्पीड ऑफ O2 एट 273 केल्विन and 1 into 10 to the power 5 Pascal pressure. The density of O2 under these conditions is 1.42 kg per meter cube. Who will do this? मेरे ख्याल से अपने करो, जल्दी से करके इसका आंसर बताओ तो। एक मिनट 2 मिनट का टाइम देते हैं, बनाओ। जस्ट बी पेशेंट, आराम से बना करके। अमन, तुम कॉल किया था क्या? नो सर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मेरे को लगा वॉइस कॉल आया था एक। ठीक है ठीक है, और तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया ना? बस एक मैनोमीटर बच गया ना तुमको? कोई डाउट नहीं ना यस है सर। यहाँ तक? नहीं, ठीक है। कुछ अगर डाउट होगा ना, मान लो अगर जैसे मॉड्यूल बना रहे होगे, कोई डाउट वाउट मिलेगा तो मतलब मेरे को मैसेज कर देना, या फिर ग्रुप पे भी मैसेज डाल देना, तुम्हारा अलग से हम ज्वाइन करवा के। किसी को भी, ऐसा सिर्फ अमन को नहीं, किसी को भी अगर मान लो क्वेश्चंस में डाउट होता है मॉड्यूल बताते टाइम, तो आप लोग मेरे को बोल देना, अलग से आपका डाउट क्लास ले लेंगे। ठीक है, कब से सर? जब बोलो तब, आज बोलो आज ही कर देंगे। नो सर, रहने दीजिए। अच्छा आज दही चूड़ा खाएगा नहीं? तिलकुट सर हेरा 10 to गया। the 5 पास्कल हो गया, 1 बार में निकाल सकते हैं ना? हाँ हाँ 1 बार हो जाएगा, ठीक है। तब तो √3 नहीं, बाय एक 1.
एक मिनट बच्चा, एक बात बताओ, जी तुम जो URMS का वैल्यू निकालोगे ये किस में निकालोगे? मीटर पर सेकंड में निकालोगे, सही बात है? मतलब सब ऐसा यूनिट लेना पड़ेगा। हाँ, तो एक बात बताओ, अगर पास्कल तुमने बार में कर दिया, पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? बार बार में कर दोगे तो फिर तो ये मीटर नहीं रहेगा ना, सही बात है ना? समझ में आ रहा है? यस सर, यस। ठीक ना? हाँ, ऐसा यूनिट, थोड़ा ध्यान दो यूनिट पे। तुम URMS मीटर पर सेकंड में निकाल रहे हो, तो ध्यान दो कि जो है ना तुमको सब चेंज करना पड़ेगा किसमें? SI यूनिट में। तुम किस फॉर्मूला का यूज कर रहे हो? देखो यहाँ पे एक चीज तुमको ऐसे भी समझ जाना चाहिए था, डेंसिटी जल्दी तुमको kg पर मीटर क्यूब में कहीं नहीं दिया रहता है, यहीं पे काहे दिया हुआ है? समझ में आ रहा है? ऐसे ग्राम पर सीसी में रहता है, ये में रहता है, kg पर मीटर क्यूब में क्यों दिया है? क्योंकि डेंसिटी तुमको SI यूनिट में ही पुट करना पड़ेगा। मीटर अगर गायब किए तो बाकी सब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? 459 मीटर पर सेकेंड आ रहा। 459 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मेरे ख्याल से ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही है। URMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये होता है आपका डेंसिटी वाले फॉर्मूले को अगर लगाओगे तो ये हो जाएगा 3P/D। प्रेशर ऑलरेडी SI यूनिट में दोनों दिया हुआ है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, √3, P का वैल्यू हो जाएगा 10⁵, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.42, ये भी SI यूनिट में दिया ही हुआ है kg पर मीटर क्यूब में। ये हो गया आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इसको खाली सॉल्व करना है। जिसको रूट निकालने नहीं आता है, 8वां का बच्चा जैसा जाके पहले स्क्वायर रूट तुम लोग सीखो निकालना। 459.6 आप ही सिखाइएगा। अच्छा, 8वां में क्या कर रहा था? हम ही सिखाते हैं स्क्वायर रूट निकालना है? कैलकुलेटर। स्कूल बंद था, 8वां में स्कूल बंद था। सत्यजीत भारत जियो, ठीक है सर वो सत्यजीत, स्ट्रीम लेवल पे है सर, स्ट्रीम लेवल। ठीक है। अल्ट्रा प्रो है रे, अल्ट्रा प्रो। अल्ट्रा प्लो, अरे अरे अभी शांत रहो। एक दिन जो है ना तुम लोग का क्या करेंगे ना, इंटरेक्शन क्लास चलेगा, ठीक है? उसमें आराम से हम लोग बैठेंगे और मौज मस्ती मजाक सब करेंगे बैठ के, ठीक है? वो एक स्पेशल जी सर, क्लास जी होगा, सर। ठीक ना? ओके, तो जैसा कि सब बोल रहे हैं, आंसर आया 459.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? इसमें क्या डाउट होगा? ये तो क्लियर कट था, ऐसे ही बैठा है, आ गया। आगे बढ़े। जी सर, जी सर। At what temperature will the RMS velocity of oxygen be 1.5 times of its value at NTP? निकालो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अच्छा, ट्राई कर रहे हो? हम रुके कि बनाए? रुकते हैं, ठीक है। रुकिए रुकिए। ओके, टेक 2 मिनट्स। ओके, चलो देखते हैं इसका आंसर कौन पहले देता है। जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स कौन है सबसे बड़ा क्लास का? देखें इसका आंसर कौन पहले देता है जल्दी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ गूगल पर तो सब आंसर है, हाँ, गूगल पर सब आंसर है। अरे तो अच्छा ठीक है, एनटीपी से 20 ले। एनटीपी, अच्छा बच्चा तुमको ऑफ इट्स वैल्यू एट एनटीपी, अच्छा ठीक है, टेम्परेचर आप 20 डिग्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो 20 डिग्री सेल्सियस। एनटीपी पे तो हम लिखाए हुए हैं 20 डिग्री सेल्सियस होता है। एक काम करो, अच्छा रहेगा ना इस क्वेश्चन को। बेसिकली क्या होता है ना, बहुत जगह पे एनटीपी एसटीपी में लोग कंफ्यूज, इसको एसटीपी कर लो। चलो, आप लोग के हित के लिए इसको क्या किया गया, क्योंकि एनटीपी का क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है। पहले क्या था ना कि एनटीपी से ही ज्यादा क्वेश्चंस रहता था, अब एसटीपी पे रहता है, तो एसटीपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
एसटीपी तो 0। हाँ 0 डिग्री सेल्सियस। एनटीपी पे भी करना है तो 20 डिग्री सेल्सियस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा, फिर से एक बार बता देते हैं, एनटीपी पे दोनों पे निकालो, एसटीपी एंड एनटीपी कर दो, हटाओ, सबसे खतरनाक। ठीक है, सिर्फ एगो क्यों, ठीक है, ये आपका एनटीपी और साथ में एक जोड़ देते हैं यहाँ पे एसटीपी, दोनों अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एनटीपी पे होता है 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है आपका 1 बार नहीं 1 एटमॉस्फेयर 1 atm। ठीक है, प्रेशर होता है, ये आपका टेम्परेचर हो गया, ये आपका प्रेशर हो गया। और आपका एसटीपी पे कितना होता है, एसटीपी पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपका टेम्परेचर हो जाता है और प्रेशर हो जाता है 1 बार, ये आपका प्रेशर रहता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है। अच्छा 20 डिग्री सेल्सियस को भूलना मत, केल्विन में चेंज करना है, नहीं तो सब अनर्थे हो जाएगा। हमको लगे रहा है तुम लोग ये क्वेश्चन को ना बर्बाद कर देगा इतना छोटा क्वेश्चन है, डायरेक्टली रेशियो बैठा के पुट कर देना है, टेम्परेचर निकल जाएगा। तुम लोग इसको बड़ा ना कर दे कहीं, हमको डर लग रहा है। हाँ एनटीपी, आयुष का आंसर आया है एनटीपी पे 1172 केल्विन। अच्छा ठीक है आयुष, तुम्हारा आंसर आया है, एचटीपी पे निकालो तब तक देखते हैं बाकी लोग क्या करते हैं। 1172 केल्विन, दिस इज द आंसर आयुष हैज गॉट। ठीक है, आयुष का आंसर आया 1172 केल्विन एनटीपी पे, ये एनटीपी के लिए है। ठीक है, एनटीपी का कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो चलो अगर एक का आंसर आया तो पहले एनटीपी सर वाला बनाते हैं। एसटीपी पाया 69। 69 क्या डिग्री सेल्सियस, 69 केल्विन। नहीं केल्विन केल्विन केल्विन। एसटीपी पे कितना आया 69 केल्विन आया। चलो देखते 69 हैं, केल्विन। चलो दोनों का आंसर देखते हैं। देखो URMS, ठीक है, इसकी ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है √3 RT/m, 3R। और टेम्परेचर एनटीपी अगर हम एट एनटीपी बोले, ठीक है, एट अगर एनटीपी बोले तो फिर ये क्या हो जाएगा, RT बराबर हो जाएगा आपका 20 प्लस केल्विन में कितना हो जाएगा 273, तो 293 केल्विन। ठीक है, डिवाइडेड बाई मोलर मास। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि URMS का वैल्यू आधा कब हो जाएगा, 1/5 टाइम्स कब हो जाएगा। तो URMS ये 1/2 URMS कब होगा, ये आप लोग को निकालना है। और इज इक्वल्स टू टेम्परेचर मान लो T, 3R कर देते हैं, टेम्परेचर को T कर देते हैं, डिवाइडेड बाय M, बाकी सब चीज तो सेम ही रहेगा। दोनों का रेशियो निकाल दो, दोनों का रेशियो निकाल दो। तो रेशियो निकालोगे तो क्या बोल सकते हो, दोनों का रेशियो निकाले तो ये हो गया आपका URMS 2 URMS 2 URMS कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां से 3R कैंसिल, M कैंसिल। ठीक है, तो आपका बचा क्या, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा √293 डिवाइडेड बाई T, 293 डिवाइडेड बाई T, तो ये हो जाएगा इसका 4, 73.2 आया। 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 293 बाई T, और यू कैन से दैट T इज इक्वल्स टू 293 मल्टीप्लाइड बाई 4। मेरे ख्याल से आयुष का आंसर इसका सही आया था, 1134 1172 केल्विन। सर डिवाइडेड बाय 4 आएगा। तो डिवाइडेड बाय 4 आएगा। अच्छा टी अच्छा, उधर जाएगा 4। हाँ 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 आयुष मल्टीप्लाई कर दिया, अरे लड़का, सर इसका 73.25 आएगा। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, आयुष केल्विन, थोड़ा सा केल्विन। सिली मिस्टेक कर दिया, चलो कोई नहीं। तो 293 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 7 28, 1 3 13, 4 3 12.25। सही है ना, किसी कोई दिक्कत इसमें? यस सर। नो ठीक है? सर। 73.25 केल्विन, ये हुआ एट एनटीपी, एनटीपी के हिसाब से हुआ।
अगर मान लो एसटीपी के हिसाब से चेक करें तब बताओ आंसर कितना होगा, कौन निकालेगा? जल्दी से निकाल के इसका आंसर भी बता दे। 69 केल्विन, 69 केल्विन, 60 मतलब 68 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। अच्छा ठीक, तो इसको भी देख लेते हैं। एट एसटीपी यूआरएमएस इज इक्वल्स टू हो जाएगा √/3r, और टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? टी का वैल्यू हो जाएगा आपका 273 केल्विन और डिवाइडेड बाई m, 3RT/m। और हम वो अगर बोल रहे हैं बाद में ये आधा हो जाएगा, मतलब हो गया 1/2 URMS इज इक्वल्स टू रूट अंडर टेम्परेचर को T मान लो डिवाइडेड बाई m कर देते हैं। ठीक है, ये आपका तो कितना आ गया? URMS सारा कैंसिल हो गया, URMS 3RM सब कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका? 2 इज इक्वल्स टू 273 केल्विन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर का रूट, तो ये हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल्स टू 273/4। और T इज इक्वल्स टू हो जाएगा 68 पॉइंट 25 4 6 24, बचा 3 3 4 32, 68.25, यस केल्विन आंसर। कोई दिक्कत? किसी कोई हो दिक्कत गया। इस क्वेश्चन में? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। समझ में आया सबको? किसी कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? जावेद को नहीं आया। अरे आरजे को नहीं आया? यस सर, आ गया बहुत अच्छे से। रुकनुद्दीन जावेद का नया नाम आरजे, ठीक है? आरजे जॉकी बनना भाई, है ना? मजा आता। आरजे मतलब समझते हो रुकनुद्दीन? हाँ, नो सर, अरे बता आरजे दीजिए। मतलब नहीं समझता है? आरजे का मतलब होता है रेडियो जॉकी बोलते हैं आरजे को, जो हमको लगा राउडी जोकर। में राउडी जोकर। ए अच्छा जोकी ठीक है, मैन, चलो वैसे एक जोकी मैन क्वेश्चन सर। और था। हाँ वैसे अच्छा ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, स्लाइड में हम ऐड किए हुए थे, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो, इसको आप लोग बना के लाओगे। कैलकुलेट द एवरेज एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। इस क्वेश्चन को कल हम बनाएंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से, क्लास खत्म करते हैं। उसके बाद कैलकुलेट द एवरेज एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी of 0.5 mole of an ideal gas at 0 degree Celsius. Noted everyone? Note हो गया सबका? यस सर। जी सर। Okay, then thank you for joining everyone. Love you all. Bye bye. आर्यन 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 आर्यन